नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। यानी न्यूज पंच में हर खबर पर रहती है पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के इस अंक में जिन टॉप लाइंस का हम सबसे पहले रुख करने वाले हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली खबर है नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा फैसला। भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से बैन। बताएंगे आपको पूरा मुद्दा, और वो भी विश्लेषण के साथ। जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है नो प्रिस्क्रिप्शन, यानी नो कफ सिरप। यानी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अब आपको खांसी की दवा यानी कि कफ सिरप नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा और इससे कैसे जनता को होगा फायदा, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। और जिस तीसरे और अंतर्राष्ट्रीय खबर पर हमारा रुख रहेगा वो है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। और जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हुआ है, लग रहा है इजराइल को वो कुछ नागवारा गुजर रहा है, क्योंकि इजराइल यहाँ पर कुछ खफा नजर आ रहा है। क्या है बड़े मुद्दे और क्यों इजराइल को नहीं समझ में आ रहा है ये शांति समझौता, और किस बातों पे वो अड़े है, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की और एक एक करके खबरों को देखते हैं। जिसमें सबसे पहली खबर जो है वो नीट यूजी 2026 री एग्जाम परीक्षा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सरकार ने यहाँ बड़ा फैसला किया है, और फैसले में ये कहा गया है कि अब भारत में जो टेलीग्राम है वो 22 जून तक अस्थायी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे होगा क्या, ये होगा कि टेलीग्राम के जरिए बहुत सारे पेपर लीक के मामले आ रहे थे। इस वजह से सरकार ने संज्ञान लेते हुए 21 जून को जो री एग्जाम है, ऐसे में 22 जून तक नीट यूजी परीक्षा को देखते हुए टेलीग्राम पे यहाँ अस्थायी रूप से बैन लगा है। इसमें एक और फीचर भी होता है, एडिट करने का। उस एडिट फीचर को भी 30 जून तक उसको बंद कर दिया गया। एनडीए का कहना है कि यह फैसला परीक्षा की निष्पक्षता और छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। आखिर सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और इससे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे विस्तार से। लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको पहले बताते हैं कि आखिरकार भारत में अस्थायी रूप से टेलीग्राम को क्यों बंद कर दिया गया है। नीट री एग्जाम से पहले ये बड़ा सरकार का फैसला आता है। सरकार में मेटी ने ये फैसला लिया है और सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत ये फैसला लिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि री एग्जाम तक नहीं चलेगा कोई भी ऐप। और टेलीग्राम पे बहुत सारे से साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे थे, बहुत सारे गिरफ्तारियां भी हुई हैं, फिर चाहे वो अहमदाबाद हो, राजस्थान हो, बिहार हो। इसको लेकर सरकार ने संज्ञान लिया और 22 जून तक अस्थायी रूप से अब टेलीग्राम बंद रहेगा। मैसेज एडिट फीचर जो था, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक बंद कर दिया गया। मैसेज एडिट फीचर में क्या होता था कि आपने जो मैसेज भेज दिया है उसके बाद भी उसमें एडिट करने का फीचर रहता है टेलीग्राम में। उससे क्या था, पहले उसमें पेपर अपलोड कर दिया जाता था बाद में, और इस वजह से ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में सरकार का ये बड़ा फैसला। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार सरकार ने ये फैसला क्यों लिया और इस समय पर आखिरकार क्यों लिया। इस समय पर इसलिए लिया क्योंकि कई संदिग्ध टेलीग्राम चैनलों का खुलासा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अहमदाबाद में करीब 1.5 करोड़ का साइबर फ्रॉड और कई ऐसे चैनल्स बने हुए थे टेलीग्राम पे, जिसपे पेपर लीक करके एक चैनल था। ऐसे अनेक चैनल थे जिससे छात्रों और अभिभावकों को ठगा जा रहा था। और ऐसे ठगी के मामले सामने आ रहे थे जिसमें लाखों रुपए उनसे ठगे जा रहे थे कि आपको पेपर मिल जाएगा पहले ही, नीट से पहले। ऐसे में नीट की परीक्षा जो पहली हुई उसके बाद भी कुछ ऐसे मामले सामने आए। इसके बाद सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। इसके साथ जो मैसेज एडिट का जो फीचर है उसका भी मिसयूज साफ तौर पर देखा जा रहा था। इसको लेकर भी 30 जून तक ये जो मैसेज एडिट फीचर है उसको भी बंद कर दिया गया। यानी 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से बैन और 30 जून तक ये आपका बैन रहेगा मैसेज फीचर वाला। परीक्षा के बाद सबूत मिटाने का ऑप्शन रहता था। ऐसे में इसी वजह से ये फैसला लिया गया और जांच में कई फर्जी नेटवर्क्स का भांडाफोड़ हुआ है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, बड़े बदलाव की बात कर लेते हैं। जिसमें नीट री एग्जाम में जो बड़े बदलाव हुए हैं उसमें आपको बताते हैं कि इस बार जो ये री एग्जाम हो रहा है, यानी कि पुनः परीक्षा जो हो रही है, उसमें क्या बड़े बदलाव किए। अब दोपहर को ये परीक्षा होगी और 3.25 घंटे की होगी। दोपहर 2 बजे शुरू होगी, शाम 5:15 बजे खत्म होगी। इसके साथ साथ री एग्जाम के लिए जो
15 मिनट है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस बारी। इसके साथ एक रफ वर्कशीट की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। रफ शीट अब आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। इसके साथ आंसर शीट में 2 की जगह अब आपके पास जो है 4 पेज होंगे, यानी कि वो पेजेस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अंत में दिए जाएंगे सभी भाषाओं में जो ये बुकलेट भी मिलेगी, यानी हिंदी अंग्रेजी के साथ भी अनेक भाषाओं में एक बुकलेट भी मिलेगी ताकि आपको सुविधा मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो शेड्यूल है वो कैसा शेड्यूल है, इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है, कब ये री एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिलेगा। अगर आप नीट की परीक्षा दे रहे हैं तो एडमिट कार्ड की आप डेट जान लीजिए 14 जून। री एग्जाम होने वाला है 21 जून को, और 21 जून के साथ जो नया शेड्यूल है उसमें यह है कि परीक्षा का समय अब 3.25 घंटे का हो गया। दोपहर को ये परीक्षा 2 बजे शुरू होगी, 5:15 बजे खत्म होगी। और साथ ही आपको बता दें कि 195 मिनट की ये पूरी परीक्षा होने वाली है, यानी कि एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो अब 195 मिनट का है। डिटेल सुधारने की अंतिम तारीख जो है वो 22 जून है। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहती हूँ, आखिरकार सरकार ने यह बड़ा फैसला इस समय पे क्यों लिया और टेलीग्राम पर ही बैन क्यों? देखिए, एनटीए ने ये अनुरोध किया था आईटी मंत्रालय से कि टेलीग्राम पे बैन लगा दिया जाए, क्योंकि इस तरह की खबरें देखने को मिली थी। और इस तरह हमने देखा था कि टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स जो नीट परीक्षा के नाम पर भ्रामक खबरें या फिर संभावित पेपर और जो पेपर लीक जैसी दावे करते हुए बहुत सारी बातें उस पर कह रहे थे, और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिनको पैसा चुकाना पड़ रहा था और वो भ्रामक खबरों का या भ्रामक बातों का शिकार हो रहे थे। इससे छात्रों में एक भ्रम की स्थिति थी। और ये जो चला रहे थे टेलीग्राम चैनल, ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से तथ्य से इतर एक तरह से जानकारी दे रहे थे, और ये एक तरह से सही नहीं था कि आप गलत जानकारी दें और आप उससे पैसा भी कमाएं। दूसरी बात यह है कि ये निगरानी हम जानते हैं कि पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ाई गई है, और अब जैसे ही कोई इस तरह की खबरें आती है तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है और 3 घंटे में उसे हटाना होता है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। लेकिन चूंकि टेलीग्राम पर बड़े बड़े वीडियो और इस तरह के नीट आधारित ही चैनल्स लोग कई सारे बनाए गए थे और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लिहाजा ये उचित समझा गया कि टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर बैन लगा दिया जाए। और इसी अनुरोध को मानते हुए आईटी मंत्रालय ने अहम फैसला किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एनटीए ने इसका स्वागत भी किया है, आपने बताया भी। जी, अब जो ये री एग्जाम हो रहा है उसका शेड्यूल में बदलाव किए गए हैं, समय में बदलाव किए गए, और क्या कुछ जानकारी जो नीट के छात्रों के लिए जरूरी है शैलेंद्र वो आप दे सकते हैं? देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो छात्रों को जानना जरूरी है और छात्रों के अभिभावकों को जानना जरूरी है। पहली बात, सोशल मीडिया पर आई किसी भी खबर पर ऐसे ही विश्वास न कर लें, उसको वेरीफाइड करें। जो ऑथेंटिक चैनल्स हैं वहां इस बात को, या फिर आप देखें कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, तभी किसी बात पर भरोसा करें। क्योंकि आज सोशल मीडिया के जमाने में होता क्या है कि कोई एक भी भ्रामक खबर अगर कोई पोस्ट कर देता है तो उससे फॉरवर्ड करते हुए और उसको कॉपी पेस्ट करते हुए तमाम जगह पर हम देखते हैं कि वो सूचना फैल जाती है, और बाद में पता चलता है कि ये सूचना गलत है, तथ्यों पर नहीं है और पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे में इन खबरों, भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। पहली बात, छात्र और छात्रों से जुड़े जो अभिभावक हैं इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार में कई स्तर पर खूब बैठक हुई है, गृह सचिव ने भी बैठक ली थी, और राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वो जिला अधिकारियों को बोले कि परीक्षा केंद्रों पर सारी वो सहूलियत हो। यानी चूंकि गर्मी का महीना है, धूप हो सकती है, तो ऐसे में पेयजल की व्यवस्था और बाकी जो सुविधा हो जिससे परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो परीक्षा केंद्र पर। और जो परीक्षा पहले हुई उसमें जब री एग्जाम हो रहा है तो पूरी पारदर्शिता अपनाई जाए, निष्पक्षता अपनाई जाए। ऐसे में सरकार कई बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जो ये अगली खबर है आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको हल्की खांसी, जुकाम या गले में खराश होती है तो आप सीधे कहां जाते हैं? मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहां से कफ सिरप खरीद लेते हैं। तो अब ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कफ सिरप समेत सभी तरह के सिरप की ओवर द काउंटर बिक्री जो होती थी, यानी कि आप जाते थे केमिस्ट के पास, जाते थे काउंटर पर, आप कफ सिरप मांगते थे और आपको कोई भी कफ सिरप मिल जाता था। ऐसे में आप उस पर रोक लग गई है, यानी अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की
बजाय ये दवाइयां आपको नहीं मिलने वाली, यानी कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो ये दवाएं आपको नहीं मिलेंगी। सरकार का कहना है कि ये फैसला बच्चों की सुरक्षा और दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया गया है। आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले से ही हम ये देख रहे हैं कि कई नकली कफ सिरप कई राज्यों से पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया है और इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे। आप नो प्रिस्क्रिप्शन तो नो कफ सिरप। आइए ग्राफिक्स का रुख करते हैं और सबसे पहले आपको बताते कि आखिरकार ये फैसला है क्या। अगर इस फैसले की बात करें तो आपको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये नई अधिसूचना जारी की गई है कि अगर आपके पास डॉक्टर का दिया हुआ कोई ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको बिना पर्चे के ये कफ सिरप यानी कि खांसी जुकाम की जो दवा आप लेने जाते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। यानी कि मेडिकल स्टोर पर अब आप कहकर दवा नहीं खरीद सकते, कफ सिरप नहीं खरीद सकते। मेडिकल स्टोर पे आपको दिखाना होगा प्रिस्क्रिप्शन। केमिस्ट को मानना होगा ऑर्डर, नहीं मानेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और रूल्स का उल्लंघन भी इसमें कहा गया है। ड्रग रूल्स 1945 में ये बड़े बदलाव किए गए हैं और दवा विक्रेता करेगा प्रिस्क्रिप्शन की जांच, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन भी वैध है या नहीं है या कहीं उसमें भी झोल तो नहीं है, ये भी केमिस्ट देखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नियम तोड़ने पर आखिरकार क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। अगर आपने नियम तोड़े तो आप पर कड़े एक्शन लिए जाएंगे, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर केमिस्ट वो दवा पहुंचा रहा है बिना प्रिस्क्रिप्शन पे तो नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। मेडिकल स्टोर का लाइसेंस भी हो सकता है इसमें रद्द। मेडिकल स्टोर्स की होगी निगरानी और निगरानी के लिए बनेंगी टीमें। खुद से दवा खरीदने वालों को ये महत्वपूर्ण वार्निंग दी जा रही है इस समय कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट के पास ना जाएं, क्योंकि आपको कफ सिरप अब इस ऐसे ही नहीं मिलने वाला है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ये सख्ती आखिरकार क्यों ज़रूरत थी। आइए आपको बताते हैं कि सिरप पर इस सख्ती की ज़रूरत बहुत ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों से देखा कि अलग अलग राज्यों में एक बड़ा रैकेट कफ सिरप का पकड़ा जा रहा था जो नकली दवाएं बेच रहा था। मकसद नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना है। ऐसे में एक तो जो नकली दवाएं मिल रही थी वो भी, और साथ में एक नशे की लत भी है, उसको भी कहीं ना कहीं कम करना है। साथ ही मौजूदा ज़रूरतों के आधार पर ये फैसला लेना बड़ा अनिवार्य हो गया था और ये वक्त की मांग थी क्योंकि बहुत दुरुपयोग हो रहा था। ऐसे में इसको जो अनियंत्रित बिक्री हो रही थी उसको रोकना इस समय ज़रूरी था, क्योंकि अनियंत्रित तरीके से कफ सिरप की बिक्री और उसको लेना भी ये दोनों आपकी सेहत के लिए सही नहीं है, आपके हित में नहीं है। गुणवत्ता नियंत्रण बेहतर करना लक्ष्य है। साथ ही साथ सरकार ये कह रही है कि निर्धारित नियमों के तहत अब दवाएं मिलेंगी, यानी प्रिस्क्रिप्शन के बिना अब आप खांसी जुकाम की जो ये कफ सिरप है वो नहीं खरीद सकते हैं। पारदर्शिता लाने की भी कहीं ना कहीं यहाँ एक कोशिश की जा रही है और जनता सुरक्षित रहे, सेहतमंद रहे, यही कहीं ना कहीं सरकार की नीति है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। नितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेंद्र, आखिरकार वक्त की ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि अब आप ओवर द काउंटर जाके कफ सिरप नहीं खरीद सकते और अगर आपने खरीदा बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो केमिस्ट पर कहीं ना कहीं रूल्स के उल्लंघन के अनुरूप कार्रवाई की जा सकती है। देखिए भावना, दो तीन बड़ी बात है। पहली बात यह है कि इसका नशे के रूप में ज़्यादा उपयोग किया जाता था। सरकार ने खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉनिटरिंग की है तो देश के कुछ पॉकेट्स में, कुछ जिलों में, कुछ एरिया में कफ सिरप की ज़्यादा बिक्री होती थी और जब वहाँ पे मॉनिटर किया गया कि क्या कोई बीमार पड़ा है तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, न तो डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन था, ना ही कोई इस तरह की बात थी। तो वहाँ ऐसा महसूस किया गया कि निश्चित तौर पे नशे के रूप में इसका उपयोग युवा कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो बच्चे हैं उनको तय मात्रा से ज़्यादा अपने मन से लोग कफ सिरप दे देते थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होती थी, कई बच्चों की मौत भी हुई। और जो नकली कफ सिरप बिकने की बात हुई थी उसको लेकर के भी ये तमाम चीज़ें पिछले 2-3 साल से स्वास्थ्य मंत्रालय मॉनिटर कर रहा था और यही वजह है कि आज से 90 दिन पहले इसको लेकर के एक पब्लिक डोमेन में रखा गया कि क्या कफ सिरप को अगर संशोधित किया जाए जो ड्रग्स रूल्स 1945 है उसमें किसी को आपत्ति है या नहीं, तो 90 दिन में कोई आपत्ति सामने नहीं है। तब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बदलाव किया। और उसमें एक बात और है कि 1000 से कम आबादी वाले जो गांव थे वहां पर बिना लाइसेंस की जो दुकान थे वहां
वो कफ सिरप खरीद सकते थे, उसको भी प्रतिबंधित किया गया कि ग्रामीण इलाकों में जो छूट मिली हुई थी उसको भी बैन किया गया कि सिर्फ और सिर्फ अब जो लाइसेंस वाले जो मेडिकल स्टोर है, दवा दुकान है, वहीं से कफ सिरप मिलेगा। और सबसे बड़ी चुनौती ये बनती है कि इसको अमल में कैसे लेकर आया जाएगा, क्योंकि एक अधिसूचना निकालना एक बात है, लेकिन इस पर कार्रवाई करना, उसका इंप्लीमेंटेशन करना, उसका क्रियान्वयन करना, और स्पेशली तब आप बात कर रहे हैं जब ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं, उन तक वो जागरूकता फैलाना और ये बताना कि एक तो कफ सिरप अनियंत्रित रूप से लेना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, और अगर केमिस्ट भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये कफ सिरप की बिक्री कर रहे हैं, उनके लिए भी ये कानून का उल्लंघन है। निश्चित तौर पे इसीलिए जो वितरण करते हैं या फिर जो दवा दुकानदार है, उनको भी इस रूल्स को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं राज्यों में, वो लगातार वो नज़र रखेंगे। अगर इस तरह की गलती पाई गई तो निश्चित तौर पे जो दवा दुकान है उसके लाइसेंस रद्द होंगे और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी रूल के मुताबिक होगा। तो इस पर निगरानी रखी जाएगी और सरकार को ये मालूम है कि अगर आप कहीं किसी एक पॉकेट में कफ सिरप की ज़्यादा बिक्री हो रही है और वहाँ कोई बीमार नहीं है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। तो सरकार बिल्कुल सख्त है और ड्रग इंस्पेक्टर इस पर निगरानी रखेंगे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जागरूकता के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर सर्दी जुकाम आपको हो रहा है तो आप जाकर के दवा दुकान से डायरेक्ट आप खरीद नहीं सकते हैं। तो पब्लिक भी जागरूक होगी, साथ ही साथ दवा जो बेचते हैं, लाइसेंस जिनके पास है, उन पे भी निगरानी रखी जाएगी। अगर कोई दिक्कत आएगी या फिर वो बेचने की कोशिश करते हैं तो उनके लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। यही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कानूनी कार्रवाई इन पर हो सकती है, क्या सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, पहले वार्निंग दी जाएगी, यानी कि क्या कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं उन केमिस्ट के खिलाफ जो इस तरीके से बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये कफ सिरप की बिक्री करेंगे। निश्चित तौर पे जैसे ही अगर वो वायलेंस करेंगे, अगर वो बेचते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी और उसमें लाइसेंस रद्द होना एक बड़ी सजा है उनके तौर पे। और आपको मालूम है कि अगर लाइसेंस रद्द हो जाएगा तो उनके लिए कितना आर्थिक नुकसान होगा। तो इसीलिए निगरानी सरकार की तरफ से काफ़ी सख्त है और सबको ये बोला गया है कि चाहे जो दवा वितरण करते हैं या फिर जो दवा के दुकानदार हैं, उनको इस रूल का, इस नियम का पालन सख्ती से करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी दे रही है और जो जरूरतमंद है उनको ही कफ सिरप डॉक्टर की पर्ची के आधार पर मिले, न कि जैसे तैसे कोई जाकर के खरीद ले। चलिए, सरकार का ये बड़ा फैसला आया है और ये वक्त की कहीं ना कहीं मांग भी थी, क्योंकि कफ सिरप अनियंत्रित तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, साथ ही साथ कहीं ना कहीं नशे की लत और जो नकली दवाएं हैं उसका भी वितरण हो रहा था। ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आया है। नितेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से। खबर है अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चले आ रहे तनाव को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति जरूर बन गई है। कहा जा रहा है कि शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर होने हैं। हालांकि इस वैश्विक घटनाक्रम के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तेवरों ने मिडल ईस्ट में नई बहस छेड़ दी है। नेतन्याहू ने इस डील पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये साफ कर दिया है कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है और वह अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई जारी रखेगा। शांति घोषणा के बाद हॉर्मुज में पिछले 2.5 महीने से फंसे जहाजों का तेजी से निकलने के अब संकेत मिल रहे हैं। एलएनजी लेकर भारत आ रहा एक जहाज वहां से निकल भी चुका है। साथ ही भारत अब ईरान से फिर से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने की संभावनाएं तलाश रहा है। महीनों से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान ने जिस भारी भरकम फंड $300 अरब की मांग की है, उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया। उनका कहना है कि पैसे की कोई बात ही नहीं हुई। आखिरकार क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और नेतन्याहू आखिरकार क्यों गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, किस बात में गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये ग्राफिक्स का रुख करते हैं। तो नेतन्याहू और ट्रंप में टकराव अब साफ तौर पर दिखने लग गया है, क्योंकि नेतन्याहू का ये कहना है कि जो डील ईरान और अमेरिका के बीच में हुई है उसमें इजराइल से कोई नेगोशिएशन हुआ ही नहीं, यानी उससे कोई बात हुई ही नहीं। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नाराजगी जाहिर की है ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि ये जो बड़ा बयान उन्होंने दिया है और मेरी और ट्रंप की सोच एक जैसी नहीं है। ईरान को नेतन्याहू की वार्निंग और साथ ही साथ जिस तरीके से परमाणु हथियार को लेकर जो बड़ी बात हो रही थी उसको लेकर इजराइल ने कहा है कि परमाणु हथियार नहीं करने देंगे हासिल इजराइल को और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमले इस समय जारी है, इजराइल अपनी
बात पर अडिग है और इजराइल ये कह रहा है कि शांति समझौता जो ईरान और अमेरिका कर रहा है उस पर इजराइल की रजामंदी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ट्रंप का सोशल मीडिया पर जो दावा आया है वो क्या आया है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। परमाणु हथियार ना रखने पर राजी ईरान, ये कहना है ट्रंप का। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, हालांकि ईरान इस पर क्या कह रहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान। ये ट्रंप एक के बाद एक दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान से बातचीत के बाद कुछ ये तथ्य सामने आए हैं। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ये जानकारी साझा की। ईरान को नहीं दे रहे 300 मिलियन डॉलर जो उन्होंने फंड मांगा है, उन्होंने कहा इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है और डेमोक्रेट्स ने फैलाई है ये फेक न्यूज़, ये कहना है ट्रंप का। आखिरकार अब आपको बताते हैं कि नेतन्याहू क्यों नाराज है और इस डील से उनकी नाराजगी क्यों है। आखिरकार कौन सी ऐसी बात है जो उनको नागवारा हो रही है। वो ये है कि डील पर यूएस इजराइल के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं, यानी कि इजराइल अपनी बात से अलग है और यूएस और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही है वो अलग है। लेबनान पर हमले से ट्रंप जो है वो खफा है क्योंकि इजराइल लगातार दक्षिणी लेबनान पे हमले कर रहा है और जिस तरीके से ट्रंप जब मध्यस्थता चाह रहे थे और तेहरान के साथ बातचीत कर रहे थे वो भी इजराइल को सही नहीं लग रहा था। इसके साथ आपको बता दें कि इजराइल का यूएस पर बड़ा आरोप है। आरोप में ये कह रहा है इजराइल कि हमसे तो बातचीत वैसी हुई ही नहीं और जो डील हो रही है उससे नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद है, यानी कि हमारी सोच दोनों की अलग है इस समझौते पर। और साथ ही साथ डील से बाहर रखे जाने का दावा है उनका। हाँ, मैं इस डील से बाहर हूँ, ये जो भी हो रहा है ईरान और यूएस के बीच हो रहा है। नेतन्याहू ट्रंप से वैचारिक मतभेद की बात कर रहे हैं, यानी मेरे और जो ट्रंप के बातचीत है, जो विचार है वो अलग अलग है। अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, यहाँ 3 बातें हैं। एक बात तो ये है कि इजराइल जो है वो खफा है। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे मतभेद हैं जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं इस डील से राजी नहीं हूं। दूसरी, भारत ईरान के साथ जो तेल खरीदने का सिलसिला है वो जारी रख रहा है। और तीसरी बात यह है कि 300 मिलियन डॉलर की जो बात ईरान कह रहा है, ट्रंप उस दावे को खारिज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात पर अगर बात की जाए कि नेतन्याहू खफा क्यों है, तो साफ तौर पे नेतन्याहू का जो ऑब्जेक्टिव था ईरान में वो ये था कि ईरान में जो सरकार है, जो इस वक्त शासन कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से बदलकर एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाया जाए, जिसे कहीं ना कहीं ईरान समझता कि उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन उस क्षेत्र का है ईरान, उसका उन्होंने खात्मा कर दिया है। क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई दूसरे तरह के नेता भी आ सकते हैं जिनके साथ इजराइल अपनी दोस्ती गढ़ा सकता है, या फिर एक तरह से फंडिंग करके उसको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करके प्रो इजरायली एक स्टैंड को बना सकता था। लेकिन इस तरह की इस बार की जो भी सरकार है वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है। तो अगर बात देखी जाए कि किस तरह से नेतन्याहू के जो एक तरह से मंसूबे थे, उनकी जो इच्छा थी इस पूरी जंग से, वो ये थी कि एक तरह से तख्ता पलट हो जाएगा ईरान में, वो नहीं हुआ है। और उसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा नेतन्याहू खफा है कि इस जंग को तख्ता पलट से पहले ही रोक दिया गया, जबकि उन्हें उम्मीद थी कि खोमेनी की मौत के बाद में इंटरनल रेवोल्यूशन एक तरह से आएगा, उसको वो हवा देंगे और तख्ता पलट हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। उसके पहले ही अमेरिका ने एक तरह से अपने नुकसान के चलते और एक डर के चलते कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत भारी असर इस जंग का पड़ेगा, इस जंग से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और इसको लेकर नेतन्याहू काफी खफा है और वो नहीं चाहते कि इस वक्त जंग रुके। वो चाहते जंग चलती रहे तब तक जब तक ईरान में पूरी तरह से तख्ता पलट ना हो जाए। अब अगर दूसरी चीज बात की जाए तो देखिए, भारत इस वक्त ईरानी तेल नहीं खरीद रहा है, लेकिन अब एक तरह से अगर सैंक्शंस हटेंगे तो उसके बाद एक रास्ता खुल जाएगा ईरानी तेल लेने का। भारत पहले भी ईरान से बहुत ज्यादा तेल लेता रहा है, एक प्रमुख ईरान भारत से तेल पहुंचाने वाला देश रहा है। लेकिन सैंक्शंस के बाद से हमने तेल लेना बंद किया था क्योंकि अमेरिका ने कई तरह के सैंक्शंस ईरानी तेल के ऊपर लगा दिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था उन्हें भी बंद कर दिया था। तो ऐसे में अब दोबारा वो रास्ता खुल सकता है। और तीसरी अगर बात की जाए, इस वक्त पूरी की पूरी सिचुएशन की जो 300 बिलियन की बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन अमेरिकी सरकार में देखिए हो रहा है। क्योंकि एक इंटरव्यू में जो जेडी वैंस है, वहां के उप राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि 300 बिलियन डॉलर का फंड जो है वो अन्य देश, जीसीसी कंट्रीज, जो तेल का उत्पादन कर रही है कंट्री, वो देने को तैयार है और अमेरिका उसको फैसिलिटेट करने को तैयार है अगर पूरी तरह से न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसे रद्द कर दे ईरान। तो
उन्होंने इंटरव्यू पे कहा था। इसी के बाद से तमाम अटकलें ये लगाई जा रही थी कि अब जो अमेरिकी सरकार है वो 300 बिलियन उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए दे रहे हैं जो जंग से पहले वैसे ही ओपन था। तो ये एक तरह से एक हार के तौर पे अमेरिका के लिए देखा जा रहा है कि आपने जिस स्ट्रेट को ओपन कराने के लिए आप पैसा दे रहे हैं वो तो पहले ही ओपन था, तो जंग से पहले ही आप ऐसी आपको जंग छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी कि आपको अपने पूरे गोल पोस्ट भी चेंज करने पड़ जाए। तो इस वक्त इस अक्षय, बात को बिल्कुल। लेकर ट्रम्प कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हैं। इजराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके जो खिलाफ विपक्ष भी है वो सामने खड़ा हो गया है, और जिस तरीके से डील हो रही है कहीं ना कहीं वो बेंजामिन नेतन्याहू की भी इस मामले में निंदा कर रहा है। हालांकि अब इजराइल का क्या रुख रहेगा और ईरान कैसे पलटवार कर रहा है, ईरान की तरफ से क्या सामने आएगी एक्सप्लेनेशन, ये देखनी होगी साफ तौर पर। अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।